एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कई बार कमांड मिलती थी कि आपने इनको नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4 फिलअप करने हैं। एक पैटर्न आपको दे दिया जाता था, उस पैटर्न के अनुसार जैसे हम देखते हैं 5 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 20 है, तो हम देख रहे हैं वी कैन गेट प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है नेक्स्ट आने वाली टर्म। सर 5 के बाद 10 और 10 के बाद सीधा 20 होता तो कौन सा पैटर्न बनता? वो अलग था, वो सीरीज फिर एपी नहीं होती, मैं समझाऊंगा वो अभी। अब तो यहां हम देख रहे हैं कि इफ वी एड 5 टू प्रीसीडिंग टर्म, ये प्रीसीडिंग टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है। पहले हम देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 थी, सेकेंड टर्म हमारे पास 10 आ गई, थर्ड टर्म हमारे पास 15 आ गई, फोर्थ टर्म हमारे पास 20 है, एंड सो ऑन का मतलब है सिंपली इसी पैटर्न से आगे नंबर्स को हम फिल करेंगे। तो हमारे पास हम नेक्स्ट टर्म्स यदि लिखते तो यहां हम लिख सकते थे 25, नेक्स्ट 3 टर्म्स 30, 35, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हम इसमें से निकाल सकते थे। इस तरह की सीरीज को जहां केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, वास्तव में एडिशन भी नेगेटिव नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे 10 में हम -2 जोड़ दें तो हमारे पास 8 आ जाता है। सो हम एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। कई बार हमारी कमांड होती है 10 + 2, इसे तो हम कहते हैं हम ऐड कर रहे हैं। कोई आपको लिखता है 10 - 2, तो आप कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बट दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस subtraction can be expressed as sum of 2 integers। कैसे? 10 प्लस -2, यानी 10 का पॉजिटिव 10 और -2 का सम है ये। सो सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन से भी एक्सप्रेस करते हैं। यहां हमारे पास रिजल्ट 8 आता। तो इस तरह यदि हमारी सीरीज कुछ ऐड करके आगे बढ़ती है, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड कर दें और सक्सीडिंग टर्म आती रहें उसी पैटर्न से, उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक आजकल हिंदी का कम प्रचलन है, इसे अंक गणित बोला जाता था। अर्थमेटिक अंक गणित, जी, अंकों का मैथमेटिक्स, डिजिट्स का, नंबर्स का, जिसमें हम डिवीजन, वो सारा फील्ड मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ी वाइड रेंज है। मैथमेटिक्स में आप देखते हैं अलजबरा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, एक वाइड फील्ड है मैथमेटिक्स। उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स को बांटा गया। ज्योमेट्री है तो फिगर से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, मेंसुरेशन है पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री है एंगल्स और ट्रायंगल की साइड से रिलेटेड, जितनी स्टडी हमारी है एक ब्रांच है विशेष। अलजबरा हमारा वेरिएबल्स जैसे 3x² + 5x + 10, इस तरह की अलजबराइक एक्सप्रेशंस बोली जाती हैं। जो एपी हमारी है वो अर्थमेटिक में आती है सही मायने में। एपी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही, और जब आप अर्थमेटिक देखते हो, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस, जब तक उसमें वेरिएबल्स नहीं आते हैं, फ्रैक्शन से, डेसिमल से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें अर्थमेटिक में शामिल होती हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? आप लगभग 5th क्लास तक, आजकल तो इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, थर्ड ऑनवर्ड ही शेप सिखाई जा रही है, ज्योमेट्री भी शामिल कर दी।
आजकल थर्ड क्लास में भी ये ट्राइंगल की आपको रिकॉग्निशन करनी पड़ती है, रेक्टेंगल ट्राइंगल में भेद करके लिखना पड़ता है। आज मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड है, छोटी क्लास से ही कई टॉपिक सिखाए जाने लगते हैं ताकि आगे आने वाले सिलेबस में बच्चे को परेशानी ना आए। पहले जो पढ़ाई होती थी वो दूसरी तरह की थी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक ही चीज की ज्यादा बेसिक जरूरत हम महसूस करते थे। पुराने समय में अर्थमेटिक ज्यादा पढ़ाया जाता था छोटी क्लासेज में। बड़ी क्लासेज में फिर आगे धीरे धीरे नए नए फील्ड मैथमेटिक्स के ऐड कर दिए जाते। जैसे 9th में आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री इज इंट्रोड्यूस्ड इन 10th डायरेक्टली। सीधा ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है 10th लेवल पे, पहले ये 9th में भी थी जी। क्यों डाली? कुछ हमारे समय में ये सिर्फ कॉलेजेस में आती थी, स्कूल्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती थी। जब मैथमेटिक्स कोई हायर लेवल पे पढ़ता तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री आती थी। स्कूल लेवल पे कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हमारे समय नहीं थी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 9th तक भी डाली गई, 9th और 10th में। फिर 9th से यूं हटा दी कि सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। 9th का सिलेबस पहले ही वाइड था तो उसमें से कुछ एरियाज को हटा दिया गया बच्चों के लिए। सिलेबस कम वाइड है, अब वो काफी कम है। इस समय सिलेबस को बांटने का बहुत हल्का सिलेबस कर दिया गया है बच्चों के लिए कि वो परेशानी ना आए उनमें। फिर आज बेसिक और स्टैंडर्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि पेपर्स मैथमेटिक्स का सिर्फ बेसिक पास कर लीजिए, यदि आपको मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है। चलिए मैं इसी पे आता हूं। अब जब हम आगे देखते हैं इस तरह की सीरीज, तो 8th क्लास में हम सीरीज पढ़ते थे डिवीजन वाली भी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी। जैसे यहां हम लिख देते 3, फिर आगे हम लिखते 6, फिर आगे हम लिखते 9, जैसे 3 का पहाड़ा चल रहा हो, 12। आप इसे दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें दो तरह की एबिलिटी है। ये टेबल भी है, ये भी टेबल है। कुछ टेबल स्प्लिट अप होती हैं, कुछ टेबल्स डायरेक्ट फर्स्ट टर्म से ही दे दी जाती हैं। तो यदि आप यहां देख रहे हैं तो यहां हम देखें क्या ये एपी बनती है। पहले तो ये चेक करें, इसमें 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। यस सर, नो सर? आगे बढ़ूं। एक कांस्टेंट नंबर, जैसे अब आगे थोड़ा सा और दिखाता हूं, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 से 8 आ गया, 8 से 16 आ गया। हम कर क्या रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिशन करोगे तो यहां 2 ऐड किया, यहां 4 ऐड किया, यहां 8 ऐड किया। तो हमने एडिशन से इनको चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन से नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर ये 11th में एक सीरीज और आ जाएगी, इसे ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे हम। 2, 4, 8 और 16 एपी है। 2, 4, 8, 16 2, 4, 8, 16 इज नॉट एन एपी। 6 भी गायब है, 10 भी गायब है, 12, 14। यदि हमारे पास 2, 4, 6 होता, 8, 10, तो ये एपी है, क्योंकि इसमें लगातार 2 ऐड करके आप सीरीज आगे बना रहे हैं। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो रिवर्स ऑफ डिवीजन, डिवीजन इज ऑल्सो रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम दो ही चीज यहां देख रहे हैं कि क्या हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐड करके आगे बढ़ा रहे हैं। यदि ऐड करके नेक्स्ट टर्म्स आप ले रहे हैं तो वो एपी है, और सेम नंबर ऐड होना चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये इतनी सी जानकारी जब लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें और जानकारी आपको दे दूं। इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे सेकंड टर्म बोलते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स, ईच नंबर इज कॉल्ड वन टर्म।
ठीक है, उसके नंबर के हिसाब से हम इसे लिखा करेंगे आगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप डेफिनेशन अब जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन में दोनों ही प्रोसेस मैंने बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम एक ही प्रोसेस से दिखा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हम कुछ ऐड करके किसी में फर्स्ट टर्म ऑब्टेन नहीं कर सकते। यदि हमें फर्स्ट टर्म मिले तो फिर उससे आगे कुछ जोड़ के हम सीरीज बना सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म हमें एडिशन से नहीं मिलती। क्या मैं आगे बढ़ूं? दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जस्ट इन केस ऑफ दिस एपी, द फिक्स्ड नंबर बाय विच वी इंक्रीज दीज टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अभी हम इसका अभ्यास करेंगे कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग सीरीज में क्या क्या है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इस जीरो का फंडा समझिए बहुत बढ़िया तरह से। मैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स ले रहा हूं, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो क्या? हाँ, तो आप यहां हम 5 में जीरो ऐड करते चले जाएं, यू विल गेट 5। इट विल बी एन एपी एज वेल। पेपर में कैसे पहचानेंगे एपी है? अभी बताऊंगा, वो रिकॉग्निशन बताई जा रही है। हियर कॉमन डिफरेंस इज जीरो। कॉमन डिफरेंस इज कोई भी नंबर यदि इट सेल्फ रिपीट होता है बिना किसी एडिशन के, बिना सब्ट्रैक्शन के, तो हम मानते हैं उसमें जीरो ऐड कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस यहां जीरो है। सो दिस इज एन एपी। इसमें हेजिटेट नहीं होना है। कोई भी नंबर रिपीटेडली इटसेल्फ लिखा जाए और डॉटेड पोर्शन एंड में आप एंड सो ऑन किया जाए तो ये एपी है। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के लिए 1/2 लिख दिया, अगेन 1/2 लिख दिया, अगेन 1/2 लिख दिया, डेफिनेटली द कॉमन डिफरेंस इज जीरो। सो इट इज ऑल्सो एन एपी। पूछो। अगर इस 1/2 में -2 करते जाएंगे, यहां हम -2 कर दें, नहीं ऐसा? हाँ, 1/2 का डिफरेंस 1/2 में -2 1/2 में -2 करते चले जाएंगे। अभी सीरीज बना के दिखाएंगे हम। 1/2 में -2 यहां भी कॉमन डिफरेंस, हाँ वो सारी चीजें। जो कुछ आगे दिखेगा यहां जीरो है कॉमन डिफरेंस। अब जीरो वाली हमने सीरीज देखी। पॉजिटिव नंबर्स दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है फर्स्ट टर्म 3 और हम 4 ऐड करके, पॉजिटिव नंबर 4 ऐड करके सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 4 ऐड करेंगे 7, फिर 4 ऐड करेंगे 11, फिर 4 ऐड करेंगे 15 एंड सो ऑन। यहां कॉमन डिफरेंस कौन सा है? कॉमन डिफरेंस कौन सा है? 4, विच इज पॉजिटिव नंबर। यस सर। अब हमारे पास कोई एपी है, मान लीजिए यहां 12 है, यहां 10, यहां 8, यहां 6 एंड सो ऑन है। सो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? नाउ कॉमन डिफरेंस इज -2। चलिए जब ये घूम के 0 पे फिर -2 जाएगी। हाँ जी, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वी आर डीलिंग विद इंटीजर्स, यू कैन राइट नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां हमारे पास नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यदि आपकी एपी इंक्रीजिंग एपी है तो सीधी सी बात है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। यदि आपकी एपी डिक्रीजिंग है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। यदि आपकी एपी चेंज नहीं हो रही, टर्म्स चेंज नहीं हो रही हैं, तो वहां कॉमन डिफरेंस जीरो होगा। तो ये बात आप समझ गए कि किसी एपी में कॉमन डिफरेंस जीरो, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है।
सर 3 के बाद 15 आए, 3 के बाद 15 आए, जी बोलिए। और 15 के बाद 28 आए, 28 आए, तो ये एपी नहीं होगी। यहां आप 12 जोड़ रहे हैं, यहां आप 13 जोड़ रहे हैं। सो यदि आप यहां 27 लिखते, इट इज एन एपी। वी हैव टू ऐड सेम नंबर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेम नंबर in order to form arithmetic progression. Is it clear? 100 to 100 300 AP है, आप ये 100 लिख रहे हैं, 200 लिख रहे हैं, 300, we are adding 100 to get next term in preceding term. यहां हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म हमने आफ्टर एडिंग 100 to फर्स्ट, we can get third term by adding 100 to second. In the same way, this is arithmetic progression with positive common difference. Common difference, देखो common शब्द जो आ रहा है, it shows that it remains same. This difference should be common for each and every term. Next term का और previous term का difference same है तो common कहा जा रहा है. It is not only difference, it is common difference. सर एपी इससे दो नंबर डिस्क्राइब हो सकती है जी, 3 और 15 लिख दिया जाता है। एपी सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने से भी डिस्क्राइब होती है। अभी मैं आगे ले रहा हूं बहुत सारी चीजें, कुछ के जवाब आपको आगे मिल रहे हैं। यहां ध्यान से देखें, कुछ सीरीज दी हुई हैं। 1 - 30 यहां हम देखें फर्स्ट टर्म जो देख रहे हैं, +1 हम यहां देखें, एडवांस में उतने बागे मत जाओ। दिस इज काउंटिंग नंबर, दिस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कैन वी गेट नेक्स्ट 3 टर्म्स और 4 टर्म्स? यस सर। क्या हम आगे इसकी आगे टर्म्स और बना सकते हैं? 5 6 7 5 6 7। तो ये एपी है। पहले तो ये चेक करना है ये एपी है भी कि नहीं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं, और यदि है तो फिर फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। यहां हम देख रहे हैं, इसको चेक करने के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है। यहां 100 में से 30 लेस किए 70 आ गए, 30 लेस किए 40, 30 लेस किए 10, और भी आगे बढ़ना चाहें तो 30 लेस किए -20 -50। तो ये भी एपी है। ये नेगेटिव आपका कॉमन डिफरेंस है यहां, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। ध्यान देना, आप जानते हैं क्या ये इंक्रीज हो रही है? हाँ जी, ये एपी इंक्रीज हो रही है। -3 छोटा नंबर होता है -2 से, -1 0 1 2 3 4 फिर यही आने लगेंगे 0। तो इंक्रीजिंग एपी है ये। यहां हम जो बात करेंगे वो कॉमन डिफरेंस +1 है, हम एक ऐड कर रहे हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। यहां पर कॉमन डिफरेंस -0.5 है। हम -1.0 में 0.5 नेगेटिव ऐड करते हैं, यू कैन गेट नेक्स्ट टर्म। सो दीज सीरीज आर इन एपी। ये रिकॉग्निशन है कि ये एपी सीरीज आप पहचानते हैं कि नहीं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये एग्जांपल्स हैं आपके एक तरह। अब आगे जो एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे कि इनमें आपको टर्म पहचाननी है। यदि हम ये सीरीज लें 100 70 40 10, तो यहां पर कुछ रिकॉग्निशन हम आपको देते हैं 100 70 40 10 एंड सो ऑन। तो इस 100 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। 100 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इज इट? इनका डिफरेंस कितना है? 70 में से 100 घटाइएगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाएं,
तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है -30। कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे 70 माइनस 100, तो ये -30 का हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह से हम अपनी एपी को पहचानते हैं। अब टर्म वाइज यदि हम बात करें, फर्स्ट टर्म हमने यहां 100 लिखा था, इस 100 को हम A1 से या सिंपली A से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म है यहां 100, सेकेंड टर्म है मेरे पास A2 लिखना, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड टर्म कितना है 70। थर्ड टर्म सिंपली A के साथ 3 लिखेंगे। A3 का मतलब है थर्ड टर्म ऑफ AP 40। आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn, याद आया 9th का स्टैटिस्टिक्स, उसमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आप करते थे। तो उसी तरह ये A1, A2, A3 टर्म्स की गिनतियां हैं, वहां डेटा की गिनती होती थी। फोर्थ डेटा है, फिफ्थ डेटा है, किसी डेटा में फोर्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, वो x1, x2, x3 सीरीज से आप देते थे। तो वही स्थिति है यहां है। A4 कितना हो जाएगा 10 है। सिर्फ इससे सिंपली आपको ये बताना है इसमें पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये जनरल फॉर्म आती कहां से है। मान लीजिए कोई मुझे देता है, आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए 7 है, कॉमन डिफरेंस मुझे कोई बताता है 10 है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 10। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पहले लिखनी है, क्या ऐड कर दें, 7 में 10 ऐड कर दो, 17 आ गया। यस सर, आगे और 17 में क्या ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म लेने के लिए, 10 और ऐड करिए, 27। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 37। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 47। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 57 एंड सो ऑन। इसको वास्तव में हम डिटेल में क्या दे रहे हैं, 7 एज इट इज है। यस सर, क्या आप जानते हैं ये 7 प्लस 10 है, सेकेंड टर्म A प्लस D है। इसे हम D बोलें कॉमन डिफरेंस को, इसे हम A बोलें, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जोड़ है ये। यस सर, ये 27 क्या है, ये है फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स D, 10 को 2 बार जोड़ा गया, तब ये 27 आया। क्या आप समझ पा रहे हैं। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, 7 प्लस 3 टाइम्स 10। क्या आप समझ पा रहे हैं। यानी ये कॉमन डिफरेंस पहली टर्म में नहीं जुड़ा हुआ, पहली टर्म यों की यों मिली थी, दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस एक बार जुड़ा है, तीसरी टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस 2 बार जुड़ा हुआ है, चौथी टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस 3 बार जुड़ा हुआ है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट मैं करूं, जैसे अभी मेरे पास था 7 था और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या थी 7, कॉमन डिफरेंस D कितना था 10। तो हम जो एपी बनाएं वो कैसे बनाएं, एपी जो हमारी बनेगी वो फर्स्ट टर्म तो 7 ही रहेगी, A1 कितना होगा 7, A2 सेकेंड टर्म क्या आएगी 7 और 10 को जोड़ोगे, यानी A प्लस D है ये 17। A3 कैसे जोड़ेंगे, 7 प्लस 10 प्लस 10, दिस इज कॉल्ड A प्लस D प्लस D, यानी A प्लस 2D, D कितनी बार जुड़ा 2 बार, दिस इज कॉल्ड A प्लस 2D, तो ये 27 आ जाएगा।
यस सर। फोर्थ टर्म कैसे दिखाएं? इसमें एक 10 और जोड़ दो भाई, 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी a प्लस डी, तो ये तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म थी। फोर्थ टर्म करने के लिए एक डी और जोड़िएगा, यानी a प्लस 3d हो गया। डी कितनी बार जुड़ा? 3 बार। यस सर। यस सर। यहां हम एक सीरीज देख रहे हैं। यदि मुझे 10वीं टर्म निकालनी पड़ती तो ये 9 टाइम्स करके जोड़ना पड़ता है इसमें। 10वीं टर्म जी, ठीक। पहले 5वीं निकाल दो। अब मैं ये सीक्वेंस बनाता हूं। 5वीं टर्म निकालने के लिए 10 को 4 से गुणा करके जोड़ेंगे। यस सर। आगे बताइए, 6th टर्म लिखने के लिए मैं क्या करूं? 7 प्लस 5 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि एक 10 और जुड़ने के बाद यहां 5 गुना हो जाएगा। यस सर, हाँ या ना? तो अब मैं आपसे चाहता हूं an, a प्लस n से एक कम d, n माइनस 1 इंटू डी। ये आगे जाके फार्मूला बन जाएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म, कोई भी टर्म निकालनी पड़े। जैसे मैं 12वीं टर्म निकालना चाहता हूं इस सीरीज में, तो इसका मतलब है a प्लस 11d। n 12 है तो n से एक कम 11 हो गया। a कितना था? फर्स्ट टर्म 7 थी, d कितना था? 10 था, यानी 117। आप ये चेक करें, क्या आप जानते हैं 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107 एंड 117। देखें कौन सी टर्म आई है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is 12th term. So this is 12th term. You can find it directly. आज हमें ये लिखने की जरूरत नहीं। मुझे कोई ये पूछे कि 115वीं टर्म बताओ, इसमें क्या आएगी, तो 10 को मैं 114 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ूंगा। धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे क्या मैं बढ़ूं? अब कोई हेजिटेशन पूछिए। ये फॉर्मूला को समझ में नहीं आया, आगे सिखा दूंगा, घबराइए मत। n से आगे n की वैल्यू है, मान लीजिए मैं 5वीं टर्म, यहां n की वैल्यू मैं आपको 1 ले लेता हूं। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0d, यानी d नहीं जोड़ना, फर्स्ट टर्म लिख दीजिए। ठीक है। दूसरी टर्म हम निकाल रहे हैं। दूसरी टर्म के लिए n की वैल्यू 2 लिख दीजिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो इसका मतलब d 1 टाइम्स आना है। समझ गए सर। ठीक है। यदि आप तीसरी टर्म निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 करके d को 2 मल्टीप्लाई करिए। लेकिन सर वहां पे n की जगह क्या है? an की जगह पे an की जगह हाँ, n। आप जौन सी टर्म निकालने चाहते हैं, 17th टर्म निकालना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहां 17 रखेंगे, यहां 16 रखेंगे, यहाँ 16। सीधी सी बात है। जो यहां होगा, मुझे a 28 चाहिए, इसका मतलब है 28th टर्म ऑफ सीरीज, तो इसे मैं लिखूंगा a प्लस 27d, यहां से एक कम। अच्छा, तो मतलब वहां पे अंदर n की जगह, ब्रैकेट में n की जगह पे भी 28 आएगा जी, और -1 हो गया 27d। बिल्कुल। जैसे मैं अभी यहां फिर लिखूं, मुझे चाहिए a 31, यानी 31वीं टर्म, किसी एपी की 31वीं टर्म। तो पहली टर्म में हम d को 30 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। हाँ 30, तो ये हो गई एक हो गई। बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, आ गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। तो यहां हमारे पास अब 2 एग्जांपल मैं और देना चाह रहा था। ये तो है जनरल फॉर्म जो आपको लिखनी आई।
फर्स्ट टर्म ए है, यदि कॉमन डिफरेंस डी था तो सेकेंड टर्म में डी एक बार जुड़ेगी, डी एक बार और जोड़ दीजिए, यानी हम इसमें डी जोड़ते चले जाएंगे एक एक और हमें नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएंगी। दिस इज जनरल फॉर्म एंड सो ऑन। यस सर। लास्ट में ये कहां तक जाती क्या आप जानते हैं? लास्ट में जाती ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है nth टर्म, an है ये, यही है वो an जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। चलो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब हम चल रहे हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। अभी हम यहां कुछ देख रहे थे, ये सारी एपीज इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट कैसे होते हैं? फाइनाइट होती हैं, यहां जाके हम इसे क्लोज कर दें कि आगे जाके हमारे पास 25 हो गया। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी जाए या बता दिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है, और फर्स्ट टर्म दे दें। फर्स्ट टर्म दे दें, या तो आप जब आप सुनिश्चित हों कि आपकी एपी यहां जाके समाप्त हो जाएगी, उससे आगे नहीं। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। आपने कहा फर्स्ट टर्म दे दे और लास्ट टर्म दे दे। जी, वो तो बताया जाएगा। दिस इज द गिवन सीरीज इज एन एपी, द फर्स्ट टर्म इज दिस एंड लास्ट टर्म इज दिस। इसका मतलब आपको फाइनाइट एपी मिली है। सर और उसमें डिफरेंस हो अपनी मर्जी से लेना गया, वो भी दे रखा होगा। नहीं, एपी में कॉमन डिफरेंस निकाला भी जाता है और आपको निकाल के दिया भी जाता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ जाए, कुछ क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस मिले। सर पहले फर्स्ट टर्म दे दी, जब आप बेटे जब आप नेक्स्ट एग्जांपल्स करोगे यू विल गेट ऑल दीज आंसर्स। जो आप अभी एडवांस में सोच रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके क्लियर हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ये डाउट। सो लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। उसमें ये आप जो क्वेरीज कर रहे हैं उसमें मैं साथ साथ उनके उत्तर भी दूंगा विद एन एग्जांपल, तो आपके डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। जब हम चलते हैं, मान लीजिएगा हम यहां लिखते हैं 5, 10, 15 और यहां डॉट 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 करके हम लास्ट टर्म 55 दे दें। दीज आर 11 मल्टीपल्स ऑफ 5। दीज आर 11 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आप क्या मुझे यहां बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्या गिन सकते हैं? यस सर। यदि गिनती हो सकती है तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब एक लिमिट है टर्म्स की। और यदि हम लिखें ये डॉट 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 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन फॉर एवर। है तो इट विल गो ऑन फॉर एवर, इट विल नॉट एंड। an-1 ब्रैकेट डी तो चलता रहेगा ना, एन की वैल्यू जैसे घटाओगे बढ़ाओगे। लास्ट टर्म आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एन की वैल्यू के साथ वो बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 10 के बाद यहां 0 -20 आ गया और बस ये समाप्त हो गई, ऐसा नहीं कर सकते। फिर ये आगे और बढ़ेगा, फिर -50 आ जाएगा, फिर इससे आगे और बढ़ेगा, -80 आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। ये हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, कितनी है निकाल लेना। इसका मतलब है हम गिन नहीं सकते इसमें टर्म्स कितनी हैं। क्या आप ऐसी स्थिति देख पाते हैं कि हम टर्म्स गिन पाए? तो फाइनाइट एपी और टर्म्स गिनती नहीं संभव हो, यानी ओपन एट द एंड हो। ओपन एट द एंड में ये निशान लगा हुआ मिलता है और क्लोज एट द एंड में लास्ट टर्म दे दी जाती है, या लिख दिया जाता है 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। जैसे यहां हमारे पास लिखा जाए, हमारे पास एक मल्टीपल है, ये -0.5 आप ऐड कर रहे हैं और यहां लिख दिया जाए 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स, तो ये फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिया आपने। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए तो फाइनाइट है।
नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिल रहे, वो प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, तो इनफाइनाइट एपी है। फाइनाइट का मतलब गिनती की बातें हैं, लिमिट है। इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड हैं, वी कैन नॉट काउंट। तो अब आप समझ गए हैं फाइनाइट इनफाइनाइट एपी होती क्या है? यस सर। हालांकि ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा नहीं जाता कि बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, नहीं पूछते। ये बात बेसिकली बहुत एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे नहीं जाते, और ये करते करते आप खुद समझ जाते हैं, ये अंडरस्टूड है बहुत सारी चीजें। मैं आगे बढ़ूं, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, बहुत बढ़िया तरह से पढ़िए एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 5.1। फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 and so on. मैं बताऊं? Write the first term and the common difference D. फर्स्ट टर्म 3/2। बिल्कुल ठीक बात है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म पूछे तो ये बताइए, थर्ड टर्म पूछे तो ये बताइए, बीच की फोर्थ टर्म पूछे तो ये बताइए। हाँ जी, ये बीच में तो टेस्ट क्यों भरने नहीं है? यहां नहीं, इसने कहा राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, यानी हमें सिर्फ ए और डी निकालने हैं यहां। सो यहां फर्स्ट टर्म है आपकी, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म 3/2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनमें से आप किसी को फर्स्ट टर्म नहीं कह सकते। सेकेंड टर्म पूछी जाए तो ये लिखिएगा, थर्ड टर्म पूछी जाए तो ये है, फोर्थ टर्म पूछी जाए तो ये है। आगे कुछ सवाल आएंगे, क्वेश्चंस पूछेगा कि 10th टर्म और बता दीजिए, सीधी सीधी सीधी, तो फॉर्मूला लगेगा, फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस में आप A2 में से A1 घटाएंगे। A2 में से कॉमन डिफरेंस है, सेकेंड टर्म पकड़ें, कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, ब्रैकेट लेके चलेंगे। यदि आप थर्ड में से सेकेंड घटाओगे या फोर्थ में से थर्ड घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस सेम रहना, क्योंकि ये एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ध्यान देना। और एपी है ही नहीं तो फिर डी रहेगा ही नहीं। डी तो डिफरेंट भी हो सकता है फिर। हाँ जी, डी यदि डिफरेंट है, द सीरीज इज नॉट इन एपी। इसमें लिख रखा फॉर द एपी। फॉर द एपी मींस these टर्म्स आर गिवन इन एपी। तो एपी है ना, एपी है ये। और उसने लिख के दे रखा है ऐसे तो। और यदि वो कहता चेक वेदर द सीरीज इज एन एपी, तो फिर हम चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। आएगा क्वेश्चन, आ गया रहा है, घबराने की बात नहीं है अभी। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, A2 की जगह क्या लिखा जाए बोलिएगा? A2 मैं बताऊं? 1/2, ठीक है। हम A2 को लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट जरूर रखें, माइनस है तो माइनस साथ रखें, उससे प्रोसीजर आपका गलत हो जाता बहुत बार। माइनस A1 कितना लिखें? हाँ जी, A1 लिखिए, शाबाश। 3/2 नेगेटिव तो नहीं है। अब ब्रैकेट खोल के इसे सॉल्व करिएगा। अब इसे आप लिखेंगे 1/2 -3/2, एलसीएम लेके बहुत सिंपली इसे आप 1 - 3, ये एलसीएम 2 है, 2/3 तो यहां -2/3 -2/2। 2, हाँ जी, हाँ -2/2 दैट इज -1। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अगला क्वेश्चन आपकी कुछ वही क्वेरीज दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, दीज आर कॉल्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट एपी, दीज आर कॉल्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको चेक करना है फॉर्म एन एपी, क्या वो एपी बनाती हैं? बनी हुई नंबर, ये जो नंबर दिए हुए हैं क्या ये एपी में दे रखे हैं?
महज जबानी कैलकुलेशन मत करिए। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। सर पहले दो एपी हैं, बाकी के दो नहीं हैं। इतना जल्दी डिसीजन यदि आप कर रहे हैं तो आप गलत हो सकता है, गलती खाएं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आपको ये डिसीजन करने के लिए A1, A2, A3, A4 लिखना होगा। A1, A2, A3, A4 इनको अलग से लिखिए। A1 क्या है? 4 है। A2 क्या है? 10 है। A3 क्या है? 16 है। A4 क्या है? 22 है। कॉमन डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस कॉमन है कि नहीं ये चेक करना। अभी मैं कॉमन डिफरेंस इसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले A2 माइनस A1 हमारे पास क्या आता है? A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म में से, देखो बेटे इस 10 में से मुझे ये 4 घटाना है। 10 में से 4 घटा देंगे, 6 आंसर आया। 16 में से 10 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए दोनों, एक प्रीसीडिंग एक सक्सीडिंग। ठीक है, तो हम A3 कितना है हमारे पास? 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 6। A4 माइनस A3, 22 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 6 आ रहा है। दिस डिफरेंस इज नाउ कॉमन, ध्यान देना, दिस डिफरेंस इज कॉमन। 28 and 34 difference is common, so the numbers are in AP, the numbers are in AP। क्या ये बात आप समझ गए? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे ये चाहता क्या है? 2 टर्म्स, तो यहां पर A5 लिखेंगे, equals to 28, A5 आपके पास हो जाएगा, इसमें 6 और जोड़ दो, A6 शाबाश 34। और डायरेक्ट निकालना चाहो तो आगे ये डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे। A5 का मतलब क्या है? 28, A प्लस 4 टाइम्स D। A कितना था? 4 है। D कितना था? 6 है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 आ गया। देखो ये रहा। यस सर, क्या आप 6th टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालेंगे 6th टर्म? A6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म D का कितने गुना करके लिखेंगे? इससे एक कम, 5, इससे एक कम इंटू D। A कितना है? 4 है, वही वाला ये रहा। 4 + 5, D कितना है? 6 है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया? 34। ये आया। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, उसमें आप देख रहे हैं, इसमें से ये एग्जांपल और देखिए, 1 -1 -3 -5। क्या आप ये सेम A1 A2 A3 A4 लेके काम करेंगे? यस सर। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? यहां बताएं A2 क्या है? -1 मैंने बताया ब्रैकेट में लेंगे, माइनस A1 है +1, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो -1 इज इक्वल टू -2। A3 माइनस A2 क्या है? A3 ये है, A2 ये है, सो A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा? -3 माइनस का 1। देखो यहां +1 होगा, सो ये -3 + 1 इज इक्वल टू अगेन -2। ये बातें समझ पा रहे हो? यहां हम देखेंगे, यहां कभी कभी आपका क्या आएगा? जैसे -2 में से -2 घटाओगे 4 आ जाएगा, फिर इस -2 में से 2 घटाओगे -4 आ जाएगा। कभी तो +4 आ रहा है, कभी -4 आ रहा है। D कॉमन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट इन AP, these numbers are not in AP or these numbers do not form AP।
यहां देखें, यहां कॉमन डिफरेंस 0 चल रहा है, यस सर, यहां कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, यहां कॉमन डिफरेंस फिर 0 चल पड़ा कुछ समय के लिए, फिर कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, फिर कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। तो दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी, दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर पहले मैं बताया था, आगे बढ़िए। यस सर, इसी का कुछ बचा हुआ हिस्सा बहुत सारा आपके पास नहीं, वो एग्जांपल्स थे, अब आपके पास वैसे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बातें बहुत कम समझ में आती है। ये 9th से टैक्सी फेयर वाला आपको कभी से दुखी कर रहा है, इसमें ग्राफ बनाना पड़ता था। 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में टैक्सी चार्जेस वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा, 9th में ग्राफ में आता था ये टैक्सी फेयर वाला। 10th में तीसरे चैप्टर में उसमें परेशानी नहीं थी, 9th में ज्यादा आई थी शुरुआत में। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हम यहां चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर निकालें, 15 है ना, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज फॉर डिस्टेंस 1 किलोमीटर तो 15 है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर क्या है? 15 लिख दो, 15 ही है, ₹15। यस सर, भाई ऊपर लिखा हुआ है, कोई टेंशन है नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, तो चार्ज फॉर डिस्टेंस 2 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 15 + 8, 15 + 8। यस सर। अच्छा, चार्ज फॉर डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 15 + 2 2 × 8 और 2 × 8 ऐड कर दीजिए, और आप हर एक स्टेप पे 1 किलोमीटर आगे जाते ही ₹8 और जोड़ने पड़ेंगे आपको। क्या आप जानते हैं कि ये एपी बनेगी? यदि हम किसी नंबर में 8 जोड़ते जाते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे भी चला जाता हूं, चार्ज फॉर डिस्टेंस 4 किलोमीटर, इट विल बी 15 + 8 + 8 + 8, यानी पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर। पहले आपका रेट बना ₹15, दूसरे का चार्ज बना ₹23, अगले का चार्ज बना 8 और जोड़ दो ₹31, अगले का चार्ज बना ₹39। दीज नंबर्स आर इन एपी, क्योंकि अगली टर्म 8 जोड़ने से मिलती है। सो ये सिचुएशन एपी से बिलोंग करती है। जो आपके क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन होगा तो हम कहेंगे दिस सिचुएशन बिलोंग्स टू ए क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी जो सीरीज है फेयर की वो एपी में होगी। मैं आगे बढ़ जाऊं। यदि आपसे ये पूछता कि 90 किलोमीटर का किराया कितना होगा, बताओ, आसान नहीं होता, आसान कोई क्वेश्चन नहीं। यदि ये पूछता है कि चार्ज फॉर डिस्टेंस 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो हम करेंगे क्या? पहली टर्म 15 + 89 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी इससे एक कम किलोमीटर किया जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करके 15 पहले उसका किराया है। क्या ये कर पाओगे? कैलकुलेट कर लोगे? आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड चीज देखें, बड़े समझदारी की बात रहेगी, अदरवाइज बड़ी समस्या आ सकती है आपको इसमें। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर
When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. किसको चल गया? The amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो हम यहां क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपके सिलेंडर में 100 किलोग्राम एयर है. It removes 1/4 of the air at a time. 25 किलो हवा डाल देते टाइम पे. जी, कितनी रह गई? 75 केजी रहेगी ना. 75 केजी रह गई. मैं यहाँ एक सिलेंडर ऐसा लेता हूं कि पहले जिसमें 400 किलोग्राम गैस थी. तो फर्स्ट स्टेज पे ये कितनी रिमूव करेगा? 1/4 ऑफ 400 1/4 किलोग्राम रिमूव कर दी. यस सर. अगली बार आपके पास कितनी गैस रह गई है? रिमेनिंग कितनी है? नाउ रिमेनिंग गैस इज 300 kg. दिस गैस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर एट फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज पे ये प्रोसेस था, उसके अंदर 400 किलोग्राम गैस थी. 1/4 of the gas has been removed or leaked at the first stage. So this much amount of gas has been leaked or removed from the cylinder. So we left with only 300 kg. Yes or no sir? Second step लेता हूं. 300 kg हमारे पास ऑलरेडी गैस है सिलेंडर में. कितनी रिमूव होगी? 1/4 of 300. Almost 75 kg of gas is removed at the second stage and we are left with 225 kg. Yes sir. तो फर्स्ट स्टेज पे हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास 400 किलोग्राम गैस थी, फिर 300 किलोग्राम गैस रही सेकंड स्टेज पर और 225 किलोग्राम रही थर्ड स्टेज के ऊपर. जी 200 किलोग्राम में लिखी है. 200 क्या रहनी चाहिए? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस. अच्छा, जो उसमें बची उसको जो बची हुई है आज हमने निकाली. हमने क्या करना है? सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने देखा, हमें आदेश है कि सिलेंडर को पहले तोलो. सिलेंडर को पहले तोलना. हमने तोला 400 किलोग्राम निकली. मैंने उसे 1/4 से मल्टीप्लाई करके देखा कि 100 किलोग्राम गैस वी कैन टेक अवे 100 kg ऑफ गैस. तो हमने उसे 100 किलोग्राम गैस निकाली और ले गए. अगले दिन भी मुझे आदेश हुआ कि सिलेंडर में जितनी गैस है यू हैव टू टेक 1/4 ऑफ दैट. तो अब तो 300 ही है. 300 का 1/4 यानी 300 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑन द सेकेंड स्टेज वी कैन रिड्यूस, वी कैन टेक आउट ओनली 75 kg एज इट इज 1/4 पार्ट ऑफ 300. 300 किलोग्राम का 1/4 हिस्सा सिर्फ 75 किलो होता है, क्योंकि 400 का तो 1/4 100 था. आज 1/4 तो हमारे पास 75 है. अब रिमेनिंग गैस कितनी रहेगी? 75 किलो हम निकाल के ले गए. एज पर रूल वी कैन टेक अवे सरस 1/4 ऑफ गैस एट ए स्टेज. सो अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास 400 किलोग्राम गैस थी. जब हम 1/4 निकालने आए तो इतनी रिमेनिंग रह गई. थर्ड स्टेज पर हमारे पास 225 किलोग्राम रही. रिमेनिंग तो 225 है. तो पहले दिन हमने कितनी गैस निकाली? 100 किलोग्राम. अगले दिन एज पर रूल कितनी निकाली? 75 kg. अब फ्रैक्शनल आने लगेगी यदि आप फर्दर और भी डिक्रीज करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 400 ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए. 50 हो जाता, फिर 150 का फिर डेसिमल आता. ठीक है. 200 का आपका ये हिसाब होता है. 200 पहले स्टेज पे है, 150 फिर इस स्टेज पे है. इसका 1/4 करोगे तो डेसिमल पार्ट आने लगेंगे. 640 का क्या आता? 640 का कैलकुलेट करके देख लीजिए. 4 की टेबल में 4 की पावर में होता है. सो 4 की पावर, मैंने टेबल ये जानबूझ के ली थी. क्या मैं आगे बढ़ूं? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when first term A and common difference D are given as follows. तो यहां हम क्या करें? 10, 20, 30, 40, 50. बिल्कुल आसान है. A हमारे पास क्या है? 10.
डी हमारे पास क्या है 10, तो फर्स्ट टर्म तो साधारण दी हुई है, A1 इज ए, A2 कितना है, ये दो बार जोड़िएगा भाई, एक बार 10 प्लस 10, ये घटाया बढ़ाया जाएगा, इट इज 20। A3 कितना है 10 प्लस 2 टाइम्स 10, देखो डी की वैल्यू एक बार एक बार 2, एक बार 3, 4 गुणा 5 गुणा ये चलेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 30। कैन यू राइट यस और नो सर? यस सर। रिस्पॉन्स नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए इज गिवन 4, डी इज गिवन -3, तो हमारे पास A1 तो है ही, 4 है एज इट इज, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। A2 कितनी है, ये ऐड करोगे वन टाइम, 4 प्लस 1 इंटू डी, इट विल बी 1। A3 कितना होगा 4 प्लस 2 टाइम्स -3, 2D, थर्ड टर्म निकालते हैं तो डी दो बार जोड़ना पड़ेगा, तो -6 प्लस 4 -2, लिखते चले जाओगे ये। हाँ जी यस सर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहीं डेसिमल में है कहीं फ्रैक्शंस में है, इससे घबराना नहीं है। क्या आप इसे कर पाएंगे अब? यस सर, मैं नेक्स्ट टर्म ले रहा हूं, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, क्या आप निकाल पाएंगे? यस सर, -2 और फर्स्ट टर्म है 3। एक बात बहुत बढ़िया तरह से समझ लीजिएगा, जब आपकी एपी डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव डी आएगा, जब आपकी एपी इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव डी आएगा। यहां पर फ्रैक्शनल है तो एलसीएम लेके काम करिए, यहां डेसिमल नंबर पार्ट हैं तो पहले लाइक डेसिमल्स बना के तब घटाइएगा। कर पाओगे कि करके दिखाऊं? डेसिमल्स वाला करके दिखाओ। ये रहा, ए है आपके पास राइट फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 घटा दीजिए, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, सेकेंड टर्म कितनी है 1.7, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 0.6, तो आपका उत्तर 1.1 आ जाएगा। आगे सर आगे कर पाओगे? यस सर। ये फ्रैक्शंस वाले अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें 5/3 में से 1/3 घटा दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दी हुई है 4.3। यस सर, यस सर। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से एपी कौन सी है? पहली नहीं है सर। कोई बात नहीं, जबानी नहीं कैलकुलेट करेंगे, आगे सॉल्व करके देखेंगे। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स। जो तुम्हें दिक्कत आ रही है, पहली टर्म आप देखेंगे, यहां हमने कितना ऐड किया 2, यहां कितना ऐड किया 4, यहां कितना ऐड किया 8, सर्टेनली इट इज नॉट एपी। करने का तरीका कैसे होगा, आप करेंगे क्या, आपने यहां लिखना है A1 2 है, A2 सेकेंड टर्म 4 है, A3 8 है, A4 16 है। कोई जरूरी नहीं A1 A2 A3 A4 लिखने के बाद आप एपी समझ लें इसे। A2 में से A1 घटा दीजिएगा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं, यदि कॉमन है तो कॉमन डिफरेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं डिफरेंस है। A3 में से A2 घटा दीजिए, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना रहा 4। तो यहां जैसे डिफरेंस अलग है, आप सर्टेनली यहां लिख सकते हैं इट इज नॉट एन एपी, एज डिफरेंस इज नॉट कॉमन। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस इज डिफरेंट। क्या आप यहां लिख देंगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत करेंगे, वो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा, फिर डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, बाकी समस्याएं कम होती हैं। इसमें आप अपॉन में कर लें, 2/1, 5/2, 3/1, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे? एपी है ये। हाँ जी,
ये 1/2 1/2 1/2 1/2 सभी नेगेटिव हैं, तो वो सेम वाली है -4 ये जी। अब हम चलें ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह के क्वेश्चंस आपको बहुत कम समझ में आते हैं। यहां 3 फर्स्ट टर्म है, 3 प्लस √2 सेकेंड टर्म है, 3 प्लस 2 √2 थर्ड टर्म है। तो हम करें क्या, इसमें से ये घटाएंगे। यस सर, a2 माइनस a1, a2 कितना था 3 प्लस √2, उसमें से हम माइनस करेंगे 3, तो इसे जब ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3 रह जाएगा। सो 3 से 3 0 रह गया, हमारा डिफरेंस कितना आया √3। अब हम कितना क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा a3 में से a2 घटाया जाए। a3 आप जानते थे क्या था, a3 माइनस a2, कहां से लाऊंगा a3, यदि आपको याद नहीं है तो उधर से लिख लीजिए। हाँ, 3 प्लस 2 √2, और इसमें से क्या घटाना था हमें 3 प्लस √2। तो ध्यान देना अब आराम से, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 0 हो गया, 2 √2 बचा आपके पास, माइनस 1 √2 बचा आपके पास। ये यहां 1 अंडरस्टूड, ये जैसे 2x माइनस x 9th में समझाए थे क्वेश्चन याद हो तो। अब 2 कॉमन लेने के बाद 2 में से 1 घटेगा, इट इज अगेन √2, यानी 1 √2। तो ये यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां सॉरी, √2 इज सेम। यस सर, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, जैसे वेरिएबल फॉर्म में ये होते, यहां होता x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 3y। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, कैसे आप लिख रहे हैं 3 प्लस √2 की तरह का है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, यानी क्या बदल रहा है, ये हमेशा एक जुड़ जाता है, एक √2 इसमें और बढ़ जाता है। सो सर्टेनली इट इज एन एपी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगला आपके पास एक क्वेश्चन और है, 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले लाइक डेसिमल बना लीजिए, यहां जितने डेसिमल्स आपके पास हों उतनी जीरोस फिक्स कर लीजिए। 0.220, 0.222, और यदि थर्ड फोर्थ टर्म हो तो वो भी लिख लेना, ठीक है। इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, एक में 20 बचे, एक में 2 बच रहे भी नहीं है, आगे बढ़ूं क्या मैं, 0.002 बचेगा, 0.02 यहां बचेगा, यानी एक एक जीरो बढ़ती चली जाएगी डिफरेंस में। सो इट इज नॉट एन एपी। कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन ये भी है, स्प्लिट अप हुए हैं, 13927, नॉट एन एपी। यस क्या ये A2 A3 A4 एपी है? भाई 2A में से A घटाओगे बचेगा, 3A में से 2A घटाओगे A बचेगा, 4A में से 3A घटाओगे फिर A बचेगा। यस सर, यहां एपी है नहीं है, मल्टीप्लीकेशन से आया है, यहां A मल्टीप्लाइड बाई A है, ये A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A है, नॉट प्लस। एपी नहीं है। अब आगे देखें, एपी नहीं है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। √2A1 है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रही। A2 को लिखिए, √8 है, √8 आपने 9th में मिक्स्ड सर्ट्स में लिखा था 2 × 2 × 2, 1 2 बाहर आ जाएगा,
तो 2 अंडर रूट 2 हो गया ये। यस सर। A3 कितना आएगा? A3 को लिखिए अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 2 अंडर द रूट, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 रूट 2 अंडर रूट। A4 क्या है? अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। तो एक ये 2 2 बाहर 4 आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये AP है, ये उसी तरह की है X है। X मैक्स जोड़ोगे 2X आ जाएगा, X मैक्स जोड़ोगे 3X आ जाएगा, यानी हर बार इसमें अंडर रूट 2 ऐड हो रहा है। यस सर। ये अंडर रूट 2 का टेबल है सही मायने में। पता होता तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 जा, अंडर रूट 2 3 जा, अंडर रूट 2 4 जा। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उस तरह की AP है अभी ये। क्या मेरी बात? हाँ, नेक्स्ट दोनों नहीं है। नेक्स्ट दोनों नहीं है। क्या ये कुछ समझ आ रहा है? हाँ, क्या करके देख लिया तभी समझ में आया। करके देख लिया? हाँ। क्या AP है? नो नो, दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म केवल इसकी हो रही है और इसकी हो रही है, बाकी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये यों की यों है। सो इसका और इसका डिफरेंस यों का यों रहेगा। पहला डिफरेंस आपका आएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 एंड वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट। इसमें कॉमन डिफरेंस आपका 3, ये 3 है वास्तव में, तो ये कॉमन आपका डिफरेंस यहां आएगा 3 माइनस अंडर रूट 6 विच इज नॉट द सेम, और ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, और ये आपका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इनकी पहले वैल्यूज निकाल लीजिएगा भैया, पहले इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। जैसे यहां क्या है 1, यहां क्या है 25, यहां क्या है 49, यहां क्या है 73, और ये AP है, ध्यान देना 24 24 जुड़े हुए हैं। तो मैंने बताया कैलकुलेशन से पहले जबानी उत्तर मत दे दीजिए। अभी आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगली वाली AP नहीं है, अगली दो कहा था उससे अगली निकालने में से। अच्छा चलो, तो मैं जो ये दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले इनकी वैल्यूज निकाल के जरूर देख लीजिएगा। जब आप वैल्यूज निकालोगे तो आपको कुछ अलग तरह की बातें समझ में आएंगी।